नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज के अंतर्गत सॉल्व कर रहे हैं और उसी सीरीज का पार्ट 7 आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस सीरीज में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी हमारी आंख के किस भाग पर जो हम वस्तुएं देखते हैं उनका प्रतिबिंब बनता है, तो वह भाग होता है रेटिना। हमारे आंख के रेटिना वाले भाग पर प्रतिबिंब बनता है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। और जैसा कि मैंने कॉर्निया के बारे में आपको बता ही रखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आंख को दान करता है तो वह अपनी आंख के कॉर्निया वाले भाग को दान करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया रेटिना, और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब अगर आपको जानना है कि रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह कितने समय तक रहता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। अधिकतम प्रोटीन की बात हो रही है दोस्तों, और वो भी एक वनस्पति खाद्य में। तो ऐसा वनस्पति खाद्य होता है सोयाबीन, और सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए कई सारे डॉक्टर भी सोयाबीन का सेवन करने को कहते हैं, और खासकर उन लोगों को जिन्हें वीकनेस होती है उन्हें यह एडवाइस दी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके क्रोनिक जहर के कारण होता है। तो इटाई इटाई रोग एक जहर के कारण फैलता है, और वह जहर होता है कैडमियम का। अब इस कैडमियम के कारण होता है इटाई इटाई रोग, और सबसे पहले इटाई इटाई रोग 1912 में जापान में फैला था, और यह जहर के कारण फैलता है। और इस रोग में बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, और इससे रीढ़ की हड्डी में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो याद रखना, इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पौधे की जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित होते हैं और पानी और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं, किस समूह में आते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्तियां आदि होते हैं और पानी और अन्य पदार्थों के लिए भी विशिष्ट ऊतक होते हैं, वह समूह क्या कहलाते हैं। तो जिनमें संवहन ऊतक होते हैं और जड़, तना, पत्ती ये सब होते हैं, वह कहलाते हैं टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में जड़ भी, तना भी और पत्तियां भी मौजूद होती हैं, और इनमें संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। अब फिर बात करें हम ब्रायोफाइटा की, तो यह वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है, और ब्रायोफाइटा जो है वह संवहन ऊतक रहित होता है। यानी इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, और इसमें बीज भी नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा मुख्यतः साफ जल तथा लवणीय जल में पाए जाते हैं, और यह चट्टानी मिट्टी में भी देखने को मिलते हैं, और इनमें भी संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा समूह है जिसमें जड़, तना, पत्तियां आदि पाए जाते हैं और संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं, तो वह है टेरिडोफाइटा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में जमा नहीं होता है। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो वह होता है विटामिन सी, जो अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमारा आंसर है विटामिन सी। अब बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और यह खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिससे हमारे मसूड़ों में दर्द होता है और मसूड़ों से
खून निकलने लगता है। अब फिर बात करें हमारे आंसर की, तो हमारा आंसर हो गया विटामिन सी। अब फिर बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का नाम होता है अर्गो कैल्सीफेरोल। और फिर बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। तो इस प्रकार विटामिन के नाम होते हैं। और विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनिन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख दवा है, पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आपको याद रखना है कि क्विनिन जो है वो एक मलेरिया की दवा है। तो यह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह पौधे के छाल वाले भाग से प्राप्त की जाती है। अब बात करें कि कौन से पौधे की छाल से क्विनिन मिलती है, तो इसे कुनेन भी कहा जाता है। कई जगह कुनेन भी लिखा होता है, तो आपको दोनों नाम याद रखना है। और जो ये क्विनिन है यह सिंकोना नामक पेड़ की छाल से मिलती है। तो याद रखना मलेरिया की दवा सिंकोना नामक पेड़ की छाल से हमें मिलती है। और फिर जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है, मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। यह आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। और इस मलेरिया के बारे में मैंने और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं। पिछले वीडियो देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट के की इकाई क्या होती है? यानी बल नियतांक, स्प्रिंग बल नियतांक के की इकाई क्या होती है? तो हमें जब किसी की इकाई निकालना होती है तो हमें सबसे पहले चाहिए उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है एफ बराबर यानी बल बराबर के एक्स। यानी जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो वहां पर जो बल लगता है उसमें एक कांस्टेंट काम करता है के, जिसे स्प्रिंग नियतांक कहा जाता है। अब फिर बात करें स्प्रिंग नियतांक का सूत्र होता है बल बटा उसकी स्प्रिंग में लंबाई में जो बढ़ोतरी होती है उसे लिया जाता है। तो स्प्रिंग नियतांक बराबर बल बटे विस्थापन। तो अब बात करें बल की, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। और फिर बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो के का मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, न्यूटन प्रति मीटर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? यानी जो परमाणु ईंधन होते हैं उसमें इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो परमाणु ईंधन में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, थोरियम का उपयोग भी किया जाता है, और परमाणु ईंधन में प्लूटोनियम का उपयोग भी किया जाता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, परमाणु ईंधन में लेड का उपयोग नहीं किया जाता है। लेड को पीबी से दर्शाया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है। फिर बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं, एक होता है 235 और एक होता है 238। यानी यूरेनियम 92 235 और यूरेनियम 92 238, ये दो समस्थानिक होते हैं यूरेनियम के, और इन दोनों का उपयोग परमाणु के ईंधन में किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिआयामी यानी 3D वस्तु की छवि को एकीकृत और चिन्हित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो अब ये सभी ने आपने देखा होगा कि यह कौन सी तकनीक होती है। शायद आपको नाम ना पता हो, पर आप सभी ने इसे देखा जरूर होगा। डायग्राम को देखकर आपको कुछ बातें याद आ रही होगी। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो तो आपको ये कई बार देखने को मिला होगा। जैसे कि आपने एवेंजर्स देख रखी हो, तो उसमें जो मिचेल स्टार्क होते हैं, जो एक वैज्ञानिक होते हैं, डिफेंस सिस्टम होता है उनके पास, तो उनके द्वारा इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किसी भी एक स्क्रीन पर उस वस्तु का जो वीडियो होता है वह चलाते हैं और हवा में उसका 3D इमेज बनता है, उसे कहते हैं होलोग्राफी। आप सभी को ये याद रखना है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, होलोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर है होलोग्राफी, ऑप्शन डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच
के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, यानी कि अलग अलग पदार्थों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दो अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। दो अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले बल को एडहेसिव फोर्स आसंजक बल कहा जाता है। अब बात करें कि समान पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो समान पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को सहसंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो बात करते हैं एल्यूमिनियम के अयस्क की। तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है क्रायोलाइट, जिसका सूत्र होता है Na3Al(F)6। तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब फिर बात करते हैं ऑप्शन ए गैलेना की। तो यह लेड का अयस्क होता है यानी सीसा का अयस्क होता है। फिर बात करें सिनेबार की, तो यह एक पारा का अयस्क होता है जिसका फार्मूला होता है HgS। फिर बात करें एप्सम सोल्ट की, तो एप्सम सोल्ट का फार्मूला होता है MgSO4। आप सभी को इनके फॉर्मूले याद होना चाहिए, एग्जाम में इन फॉर्मूलों को पूछा जाता है। और गैलेना और सिनेबार तो कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको इसके ऑप्शंस में रखा है ताकि आप सभी को इनके फॉर्मूले याद हो जाएं। गैलेना का होता है PbS और सिनेबार का होता है HgS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है, यानी हमारे यूरिन के द्वारा कौन सा विटामिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर के द्वारा स्टोर करके नहीं रखा जाता, तो वह था विटामिन सी। तो इसका आंसर भी यही है, यानी कि जो हमारे यूरिन में जो विटामिन निकलता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वह होता है विटामिन सी, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी हमारे यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अभी बताया था मैंने विटामिन सी के स्रोत कौन होते हैं, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा आदि। और फिर बात करें विटामिन की कमी से, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से ब्लड निकलता है और मसूड़ों में दर्द होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, विटामिन सी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री के संरक्षण में निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अब बात करें खाद्य सामग्री में संरक्षण की क्या जरूरत, तो खाद्य सामग्री जैसे कि मान लो कि आप मार्केट से आम का अचार लाते हैं, ठीक है। तो आम का अचार ऐसा तो है नहीं कि कल बना और आपको मिल गया, वह कुछ टाइम से रखा होगा फैक्ट्री में, जहां बना वहां से फिर डीलर के पास और डीलर से शॉप के पास, तो कुछ समय लगता है। इस समय के दौरान वह खराब न हो उसके लिए उसमें एक संरक्षण मिलाया जाता है जिसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट, और यह इस प्रकार के कई खाद्य सामग्री में मिलाया जाता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट, जिसका फार्मूला होता है C7H5NaO2। तो आप सभी को इसका फॉर्मूला और सोडियम बेंजोएट एक खाद्य सामग्री संरक्षण होता है, इसे आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य घटक कौन होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसे कई जगह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी लिखा जाता है, तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों को LPG लिखा जाता है। तो LPG का मुख्य घटक कौन होता है, तो LPG का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। अब LPG के उपयोग तो आपको पता ही होंगे, LPG का उपयोग रसोई गैस में किया जाता है, आप सभी के घरों में भी होंगे और सभी ने इसका सिलेंडर देखा भी होगा। तो इस प्रकार का इसका सिलेंडर होता है और LPG का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। अब फिर बात करें प्रोपेन की, तो प्रोपेन यानी कि C3H8, और बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन यानी C4H10। तो आप सभी को याद रखना है कि LPG का मुख्य घटक कौन होता है, तो LPG का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। और यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है और फिर भी बच्चे इसे गलत कर आते हैं, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन में से एक ऑप्शन में दे देता है और बाकी इसके साथ और कुछ ऐड कर देता है। तो आपको याद रखना है, हमें आंसर लगाना है प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग
बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार के ये कलर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये एसएससी और रेलवे में अधिकतर पूछे जाते हैं, और एक बार ये क्वेश्चन हमारे एमपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है और कई बार दूसरी एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक डायग्राम से आपको क्लियर कर दूंगा, बस आप इस ट्रेंगल को ध्यान में रखना। इसे मैंने कलर ट्रेंगल नाम दिया है और आप भी इसे कलर ट्रेंगल से ही याद करना। मैं अच्छे से इसको पूरा समझा देता हूं तो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमसे अभी पूछा जा रहा है कि लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो इस ट्रेंगल में देखिए, सबसे पहले तो इस ट्रेंगल के तीनों कोनों पर रखना है हमें रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों कलर को हमने रख दिया। फिर अगर बीच में होता है व्हाइट, यानी कि हम सब कलर को जब मिला देंगे तो मिलेगा व्हाइट कलर। तो सबसे पहले तो अगर हम रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो मैजेंटा बनता है, रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो येलो बनता है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि रेड और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा कलर बनेगा, तो बनेगा येलो। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी येलो। फिर बात करें कि अगर ग्रीन और ब्लू को मिलाएं तो ग्रीन और ब्लू को श्यान मिलता है, जिसे पिकॉक नीला कलर भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो गया पीला। और अगर इन सभी कलर को मिला दें तो फिर बनता है हमारा कलर व्हाइट। तो आपको ये कलर ट्रेंगल ध्यान रखना है, जिससे कई सारे और भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो रेड ग्रीन और ब्लू हैं, इन्हें प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है। फिर जो ये येलो मैजेंटा श्यान, इन्हें द्वितीय कलर सेकेंडरी कलर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट भी ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूध की खटास पैदा करता है, यानी दूध में जो खटास होती है वह किसके कारण होती है। तो दूध में जो खटास होती है वह होती है लैक्टिक एसिड के कारण। अब फिर बात करें दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, तो दूध का घनत्व मैंने बता रखा है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आपको आंसर ना पता हो तो पिछले वीडियो देखें, आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दूध में जो खटास होती है वह होती है लैक्टिक एसिड के कारण। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो अब बात करें हेमेटाइट की, तो जो हेमेटाइट होता है वह आयरन का अयस्क होता है, लोहे का अयस्क होता है, और इस हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। तो आप सभी को याद रखना है, हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन प्रभावी है। तपेदिक यानी क्षय रोग, जिसे ट्यूबरक्लोसिस टीबी के नाम से जाना जाता है, उसकी दवाई इनमें से कौन सी है। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए दवाई होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैंने टीबी के बारे में पिछले वीडियो में डिटेल से बातें बताई थी कि इसमें रोगी को खांसी चलती है, उसके लंग्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है और रोगी को खांसी के साथ ब्लड भी निकलता है। तो इस रोग में बड़ी ही तकलीफ होती है रोगी को, और अगर टाइम से इलाज न करवाया जाए तो तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस में इस रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो हमारा आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग तपेदिक की दवा के रूप में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो जो एथलीट फुट होता है या एथलीट फुट, अब इस बीमारी का नाम एथलीट फुट क्यों रखा, तो जो एथलीट होते हैं उनके पैरों में, फुट यानी पैरों में, जो पैरों की जो निचला वाला भाग होता है, यहाँ पर उनकी चमड़ी खराब होने लगती है और उनको खुजली होती है, उनकी चमड़ी फटने लगती है। तो इस बीमारी को कहा जाता है एथलीट फुट। और जो एथलीट फुट नामक बीमारी होती है यह कवक के कारण होती है। तो आपको ये सभी बातें पता होना चाहिए कि जो एथलीट फुट बीमारी होती है वह कवक के कारण होती है, और इस बीमारी में एथलीट के फुट की जो निचले भाग की जो चमड़ी होती है वह फटने लगती है और इसमें रोगी को बहुत जोरों की खुजली भी होती है, यानी कि इससे एथलीट को बड़ी प्रॉब्लम आती है उनकी एक्सरसाइज या रनिंग या जंप वगैरह जो भी वो करते हैं उनके काम करने में। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।